हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आज की हमारी हिंदी की जो मैराथन क्लास है। और इसमें हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, जो कि आपका जो सीटेट का एग्जाम जो सितंबर में होने वाला है, वो मात्र इस एक क्लास से आपका जो हिंदी है वो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको हिंदी में 30 में 30 लाना है तो बहुत आसान यहाँ से आएंगे। और ये आपका चाहे आपके पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये दोनों की हम बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपनी क्लास को यहाँ पे करते हैं, क्योंकि भाषा अर्जन और ये हमारा जो है अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और ये पूरी जितने भी हैं आपके सिलेबस सारा इसमें सब इंक्लूड है। और इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखा है। तो चलिए साथ में सारी चीज़ों को डाउट को क्लियर करेंगे। तो इसलिए आपको इस क्लास को अंत तक देखना होगा। ये आपको 30 में 30 यहीं से नंबर दिलाएंगे। तो चलिए, तो पहला है कि हमारा जो टॉपिक है कि भाषा अर्जन, यानी जो लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ से पूछा जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, भाषा अर्जन क्या होता है, और इससे पे कैसे क्वेश्चन आता है उसको भी हम साथ में ही देखते चलेंगे। तो देखिए, भाषा अर्जन की जो परिभाषा होती है, तो भाषा को स्वाभाविक यानी नेचुरल रूप से अनौपचारिक तथा जो वातावरण के संपर्क में क्या होता है, जब हम अपने एनवायरनमेंट के संपर्क में आते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, हम सीखते हैं। तो जब हम कोई भाषा यानी अपने वातावरण से सीख रहे हैं, यानी अपने समाज के संपर्क में सीख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। वही हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। उसके बाद स्टीफन क्रेसन के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से आया है कि स्टीफन क्रेसन से भाषा अर्जन से, तो भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। ये क्या बोलते हैं कि जो भाषा जो है क्या है, एक अवचेतन प्रोसेस है, जिसमें बालक भाषा को वास्तविक संचार एवं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। यानी भाषा को सीखता है तो जो समाज से वो बोलकर, यानी सामाजिक वातावरण से, यानी समाज से वो अंतःक्रिया करके सीखता है। और भाषा अर्जन की विशेषताएं क्या होती है भाषा अर्जन की, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये अवचेतन अधिगम है, ये वातावरण आधारित है, यानी हमने समाज से सीखते हैं, संचार प्रधान है, यानी उसके बाद ट्यूटोरियल सीखने का स्वाभाविक भाग है। मातृभाषा अर्जन में क्या है, ये सहायक है, यानी जो मातृभाषा है हमारे अर्जन में सहायक होता है। क्योंकि हम कोई भी भाषा जब अर्जन करते हैं यानी जब सीखते हैं, तो हमारी जो मातृभाषा होती है वो सबसे बेहतर ही होती है, नियमों की अपेक्षा पर बल देता है, सामाजिक अंतःक्रिया पर ये आधारित होता है। उसके बाद है भाषा अर्जन के स्रोत, यानी भाषा अर्जन कहाँ से होता है। तो भाषा अर्जन कहाँ से होता है, तो ये आपके होता है परिवार से होता है, यानी ये आपके परिवार से हो जाएगा, फिर ये आपके समाज से हो जाएगा, फिर आपका ये परिवेश यानी जिसमें आपका विद्यालय हो गया, पड़ोस हो गया, मीडिया हो गया, यानी टीवी जो है, संचार मित्र समूह, यानी इस सब दोस्तों से हम क्या करते हैं, भाषा अर्जन करते हैं। और ये इसका जो प्रोसेस होता है कि पहले हम भाषा अर्जन के लिए हम संपर्क में रहेंगे, फिर नकल करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, हमारा भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। और इसमें भाषा अर्जन के सिद्धांत, भाषा अर्जन के कुछ सिद्धांत है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये होता है प्राकृतिक क्रम सिद्धांत, एक होता है इनपुट परिकल्पना। तो देखिए प्राकृतिक क्रम सिद्धांत क्या होता है, बालक भाषा को एक निश्चित और स्वाभाविक क्रम में सीखता है, यानी एक निश्चित यानी एक पैटर्न में वो चलता है। उसके बाद है इनपुट परिकल्पना। इनपुट परिकल्पना क्या होता है, तो भाषा अर्जन के लिए सार्थक यानी मीनिंगफुल एवं समझने योग्य भाषा इनपुट आवश्यक है। उसके बाद है प्रभावात्मक फिल्टर परिकल्पना। ये क्या है, भय चिंता होता है, जब बच्चे के अंदर भय होगा, चिंता होगा या तनाव, भाषा अर्जन में ये बाधक उत्पन्न करते हैं। अर्जन अधिगम परिकल्पना, ये क्या होता है, अर्जन और अधिगम में क्या होता है, दोनों क्या है, ये दोनों ही अलग अलग प्रक्रिया है। उसके बाद भाषा अर्जन में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो वही है जो क्लास है, जो माहौल है उसको क्या है, उसमें भय मुक्त बनाना, ताकि बच्चा सीखते समय डर और भय ना करे। संवाद के अवसर प्रदान करना, जहाँ पे अभी आपको संवाद दिखे उस ऑप्शन को आपको सही ठीक लगा देना है, क्योंकि बच्चा संवाद से ज्यादा भाषा सीखता है, यानी बोलकर बातचीत कर कर। उसके बाद है त्रुटियों को सीखने का अवसर, यानी बच्चा जब भी गलती करे तो हमको ये मानना है कि बच्चा क्या है, सीखने की में वो अच्छा कर रहा है। गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी हमको क्या करना है, एक्टिविटी करते रहना है। बालक की रुचि, बालक की रुचि क्या है और उसका आवश्यकता क्या है, इसका ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब देखिए भाषा अर्जन से महत्वपूर्ण तथ्य ये जो है कि मातृभाषा अर्जित होती है, और भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया, याद रखना है। जो भाषा अर्जन है वो क्या है, नेचुरल है, कोई भी भाषा अर्जन कर सकता है। भाषा अर्जन में जो व्याकरण होता है क्या होता है, वो
कौन होता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी होता है। भाषा अर्जन में व्याकरण क्या है, व्याकरण प्राइमरी नहीं है, व्याकरण क्या है वो सेकेंडरी है। भाषा अर्जन में संचार आधारित होता है। भाषा अर्जन का प्रमुख आधार सामाजिक संपर्क है, यानी भाषा किसे सीखता है, तो बच्चा परिवार से मिल गया, ये सब क्या है, ये आपके समाज हो गए। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसमें परिवार, समाज, परिवेश, मिल गया, ये सब आ गए। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, ये आपके जनवरी 2023 में क्वेश्चन आया है भाषा अर्जन से। तो इस तरीके की हमारी जो क्लास है पूरी कंप्लीट क्लास होगी। तो ये क्लास लंबी होगी लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है, क्या औपचारिक होता है, स्वाभाविक होता है, कृत्रिम होता है या नियंत्रित होता है। तो क्या होता है, ये होता है स्वाभाविक। कैसा होता है, ये स्वाभाविक होता है, यानी नेचुरल है भाषा अर्जन। अर्जन अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये आपके दिसंबर 2021 में, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो कौन किए हैं, तो पियाजे नहीं, वाइगोत्स्की नहीं, किस्किनर नहीं, ये क्रेसन का, यानी भाषा यानी जो अर्जन अधिगम सिद्धांत के ये जनक है, यानी इसके जनक है। तो जनक या प्रवर्तक एक ही होता है। उसके बाद है मातृभाषा सामान्यतः किस प्रक्रिया से सीखी जाती है, यानी जो मातृभाषा होती है, यानी आप और हम, जो हमारी मातृभाषा हम कैसे सीखते हैं। अधिगम क्या उसको हम यानी लर्निंग करते हैं, अधिगम से, अर्जन से, प्रशिक्षण द्वारा या अध्ययन द्वारा। तो ये क्या है, ये अर्जन है, यानी मातृभाषा हम खुद ही ग्रहण करते हैं अपने समाज और परिवेश से, क्योंकि इसके लिए हमको सीखने की जरूरत नहीं है, ना किसी से पढ़ने की जरूरत है। क्यों, हमारी मातृभाषा, यानी हमारी मातृभाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, चाहे जो भी हो, तो हम उसको अच्छे से सीख जाएंगे। उसके बाद है भाषा अर्जन में किस पर अधिक बल दिया जाता है। तो देखिए जो भाषा अर्जन, तो भाषा अर्जन में हम क्या करेंगे, नियम पे नहीं, हम यहाँ पे नियम पे बल नहीं देंगे, क्योंकि हम मातृभाषा खुद से सीख जाते हैं, यहाँ पे व्याकरण नहीं देंगे। हम यहाँ पे संचार पे, यानी जब बच्चा क्या करेगा, सामाजिक अंतः क्रिया करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2022 में आया है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, तो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो आपके वातावरण पे आधारित होती है। उसके बाद है इसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है तो देख सकते हैं, भाषा अर्जन एवं स्वाभाविक एवं अचेतन प्रक्रिया है। ये आपके जो ये लाइन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है मातृभाषा अर्जित होती है, अधिगम नहीं। यहाँ से इस लाइन को देखिएगा कि जो आपकी मातृभाषा है आप उसको अर्जित कर लेते हैं, ये आप सीखते नहीं हैं, यानी अधिगम मतलब सीखना, यानी आप कहीं पढ़ते सीखते नहीं है। जो आपकी मातृभाषा है आप उस मातृभाषा को अपने परिवार से सीख लेते हैं। उसके बाद है स्टीफन क्रेसन, ये बोले हैं कि अर्जन अधिगम सिद्धांत के ये प्रवर्तक हैं। तो यही है, भाषा अर्जन में व्याकरण से अधिक संचार महत्वपूर्ण है। याद रखना है, भाषा अर्जन में हमको व्याकरण की जरूरत नहीं है, हम क्या महत्वपूर्ण है, तो संचार, संचार मतलब बातचीत करके। उसके बाद भाषा अर्जन वातावरण एवं सामाजिक संपर्क में ये सीखते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब है यहाँ से भाषा अर्जन की अवस्थाएं। तो भाषा अर्जन यानी कौन कौन सी अवस्था है जो भाषा अर्जन की अवस्था होती है। तो देखिए अनुकरण एक अवस्था होता है, ये 0 से 1 वर्ष, इसमें बच्चा ध्वनियों की नकल करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा जो है ध्वनियों की नकल किस वर्ष में करता है, तो 0 से 1 वर्ष में वो अनुकरण अवस्था कहलाता है। उसके बाद एक शब्द वाला अवस्था 1 से 2 वर्ष में, यानी बच्चा 1 से 2 शब्द बोल पाता है। कब, तो जब एक शब्द का बोलता है तो 1 से 2 वर्ष में बच्चा एक शब्द से अपनी बात व्यक्त करता है। पा, पा, चा ऐसे करके क्या करेगा, एक शब्द भी बोलेगा, यानी तो क्या है 1 से 2 वर्ष में, यानी मामा, पापा, चाचा, इस तरीके 2 शब्द में ये बच्चा 2 शब्द से वाक्य बोलने लगता है, बनाने लगता है। वाक्य अवस्था में ये 3 से 5 होता है, ये बच्चा पूर्ण वाक्य बोलने लगता है। उसके बाद में व्याकरण अवस्था ये होता है आपके 5 से 5 वर्ष के बाद, यानी बच्चा जब क्या करता है, जब उसके बाद वो 6 साल का होगा, जब बच्चा एडमिशन लेगा उससे 1 साल पहले, यानी 5 वर्ष के बाद वो व्याकरण, यानी 6 साल पे वो जब बच्चा स्कूल में एंट्री लेगा तो व्याकरण भाषा वो अपना सीखेगा। उसके बाद है इसकी अवस्था, यानी भाषा अधिगम की, ये हमारा भाषा अर्जन हो गया। भाषा अधिगम का, तो देखिए इसमें जो है प्रारंभिक अवस्था ये सब ध्वनि शब्द का ज्ञान हो जाएगा, विकास में आपका व्याकरण शब्दावली का हो जाएगा। उसके बाद चलिए भाषा अर्जन हो गया। उसके बाद देखिए भाषा अर्जन और अधिगम, हम अब अधिगम यानी जिस भाषा को अब हम सीखना चाहते हैं, और ये भाषा अर्जन ये हमारी मातृभाषा हो गई।
अब इसमें क्या है, अंतर क्या है? तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं, यानी जो भाषा अर्जन और जो भाषा अधिगम होता है एक दूसरे से पूरक होते हैं, यानी यह जो है यह अर्जन आधार देता है, अधिगम उसमें क्या है, निखार लाता है। भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक वही है जो आपका सामाजिक है, बुद्धि लब्धि कैसा है, हेल्थ कैसा है, उसको सुरक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चे को। तो जब उसके बाद है भाषा अधिगम को प्रभावित बनाने के सबसे अच्छा कब होगा, जब रुचिकर रहेगा, जब अर्थपूर्ण सहयोग, ये सब आपका जो पॉजिटिव है ये बातें। भाषा को व्यवहार से जोड़ना है, सुनने बोलने पढ़ने लिखने चारों कौशल का विकास करना है। खेल गतिविधि कहानी संवाद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करे तो बच्चा इसमें क्या करता है, वो ज्यादा ही सीखता है। तो याद रखना है मातृभाषा में अर्जित की जाती है जो कि भाषा अर्जन कहलाती है, द्वितीय भाषा में हम सीखते हैं, और अर्जन जो है अवचेतन प्रक्रिया है, अधिगम क्या है ये सचेत है, और वातावरण अर्जन का ही आधार है, और शिक्षक क्या है अधिगम का आधार है। अब देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत तो ये आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाषा शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं वही है कि बाल केंद्रित, क्या है ये सब बाल केंद्रित। तो इसमें होना चाहिए भाषा सीखने में जो रुचि होती है, जो प्रेरणा होता है यानी मोटिवेशन होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे हैं, इसमें से जो आपका अज्ञात से यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, अनुभव पे होना चाहिए, या आपका जो है ठोस से यानी मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। जो जो इसमें आगमन विधि होता है, यानी इसमें क्या होता है जो आगमन विधि है इस तरीके की। उसके बाद है तो आपके लिए सीटेट के एग्जाम में क्या रखना है कि भाषा जो होता है वो बालक केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, सरल से कठिन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। चलिए यानी जो बच्चा जानता है। अब देखिए भाषा कौशल जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल में क्या होता है, भाषा के जो कौशल होते हैं ये चार प्रकार के, यानी भाषा कौशल कितने होते हैं, चार प्रकार के, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो इसमें है श्रवण कौशल यानी जिसे हम लिसनिंग स्किल कहते हैं। लिसनिंग स्किल में क्या होता है, जब हम सुनकर ग्रहण करते हैं, यानी जब हम ध्यान पूर्वक सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो हम क्या है, यानी वो हमारा हो रहा है लिसनिंग स्किल यानी श्रवण कौशल। जैसे जब आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं, अर्थ समझते हैं, निर्देश का पालन करते हैं या शब्द भंडार जो है बढ़ाते हैं। और इसका उपाय यानी बच्चे को आप किस तरीके से इसका विकास करेंगे, तो बच्चे को कहानी सुनाएंगे अपने क्लास में, कविता सुनाएंगे, ऑडियो सामग्री का उपयोग करेंगे, और इसमें जो प्रश्नोत्तर गतिविधि है यानी प्रश्न पूछेंगे, यानी डिस्कवरी लर्निंग यहाँ पे हो गया। उसके बाद है भाषा कौशल यानी स्पीकिंग स्किल। इसमें क्या होता है, अपने विचारों को यानी उसको मौखिक क्या करना है, व्यक्त करना है। जैसे हम अपनी बात को बोल रहे हैं तो हम इसको व्यक्त करें, यानी ये हमारा भाषण कौशल हो गया यानी स्पीकिंग स्किल हो गया। यानी उसके बाद है इसका होता है उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, आत्मविश्वास यानी हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, विचार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, संचार क्षमता का विकसित होना। और एक इसका उपाय क्या है, तो वही अपना वार्तालाप है, वाद विवाद है, भूमिका अभिनय है, यानी आप उसको रोल प्ले करें और समूह में क्या करें, चर्चा करें यानी बात करें। उसके बाद है वाचन कौशल। तो इससे भी कैसे क्वेश्चन आता है अभी हम देखने वाले हैं। चलिए वाचन कौशल यानी रीडिंग स्किल क्या होता है, जब हम उसको पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं, तो पढ़कर अर्थ समझना ये सब हो गया। उसके बाद है लेखन में क्या होता है, विचारों को लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, यानी जब हम लिखकर सीखते हैं। तो जो इसका जो क्रम है तो याद रखना है आपको, क्रम है श्रवण भाषण वाचन लेखन, यानी इसको सुबो पली से याद रखना, यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना ऐसे भी, यानी सुबो पली सुबो पली सुबो पली ऐसे करके सुबो पली यानी LSRW याद रखना। ये ट्रिक है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो अब देखिए भाषा कौशल के ये चार प्रकार के कौशल हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछाता है सीटेट में कई बार, यहाँ से मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यानी एक होता है रिसेप्टिव स्किल और एक होता है प्रोडक्टिव स्किल। इसमें क्या होता है, एक ग्रहणात्मक कौशल है और एक है अभिव्यक्तात्मक कौशल। यानी ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है, जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो हम ग्रहण कैसे करते हैं, तो हम ग्रहण करते हैं सुनकर और क्या है वाचन करके, यानी सुनकर और पढ़कर क्या करते हैं, सुनकर यानी और हम पढ़कर। तो याद रखना है
यानी जब हमारे माइंड में जब हम सुनेंगे और क्या करेंगे, वाचन करेंगे, यानी जब बोलेंगे यानी जब पढ़ेंगे तब, तो ये हमारा ग्रहण हो गया। लेकिन हम अभिव्यक्त कैसे करें, तो हम भाषा के माध्यम से यानी बोल कर रहे हैं, और उसके बाद हम लिख कर रहे हैं। तो ये आपका अभिव्यक्तात्मक और जो ग्रहणात्मक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है आपको। तो पहला कौशल आपसे यही है, प्रधान कौशल, दूसरा आपका भाषण कौशल, ये वचन, अंतिम आपका ये लेखन कौशल। चलिए, तो इस पे हम अब देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ से भाषा अर्जन होता है, वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। जो भाषा अर्जन है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या ये औपचारिक है, अनौपचारिक है, या प्राकृतिक या सचेत है। तो यही बात है कि जो भाषा अर्जन है हम इसको प्राकृतिक रूप से इसको सीखते हैं, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक है। उसके बाद है भाषा अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो भाषा अधिगम ये सीखने वाली बातें हुई, तो ये हमारा औपचारिक हो जाता है। अब देखिए भाषा कौशल का प्राकृतिक क्रम क्या है, क्या वाचन लेखन श्रवण भाषण, श्रवण भाषण वाचन लेखन। तो आपको यही क्या है, यानी सुबोपली, ऐसे याद, जो आपका LSRW आपके इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंग्लिश में आप इसको LSRW से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है, तो याद रखना है ग्रहणात्मक कौशल। तो जो बताएं ग्रहणात्मक कौशल कौन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रवण और वाचन, श्रवण और वाचन। तो श्रवण और वाचन में क्या है, यहाँ पे है देखिए, श्रवण ये है, भाषण नहीं होगा, लेखन नहीं होगा, तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो केवल व्याकरण का सीखना नहीं, चारों कौशल का विकास करना, केवल वाचन नहीं, केवल लिखन नहीं, क्या होगा, केवल ये चारों भाषा का ये। तो इस तरीके की, यानी चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिए व्याकरण क्या होता है, भाषा अधिगम और व्याकरण की भूमिका, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो व्याकरण क्या होता है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना जाए तो हमारा वो व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण क्या है, ये भाषा की रीढ़ है माना जाता है, यानी व्याकरण को क्या माना जाता है, ये भाषा की रीढ़ माना जाता है, यानी बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। भाषा को ये सुगम बनाता है और ये संप्रेषण क्षमता बढ़ाता है, यानी बातचीत करने की ये क्षमता को भी बढ़ाता है, क्या हमारा जो ग्रामर है यानी व्याकरण है। उसके बाद है भाषा भाषा कौशलों का विकास करता है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सबका क्या करेगा, ये विकास करेगा। इसकी संरचना यानी जो इसका शब्द है, पद है, वाक्य है, अनुच्छेद है, उस ये रचनात्मक लेखन में सहायता करता है। जब हम निबंध लिखते हैं यानी जो पैराग्राफ लिखते हैं, और जब पत्र लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, अनुच्छेद लेखन में, और ये पुराना दृष्टिकोण नहीं रहना है, नियम पहले नहीं आएगा, ये सब रचने पे नहीं देना है, व्याकरण नहीं रखना है नियम, ये आपको कैसे रखना है, भाषा प्रयोग पे बल देना है, शिक्षण में आपको ये रखना है अप्रोच, संचार पे यानी बच्चा ज्यादा से ज्यादा बात करे, संदर्भ में व्याकरण याद रखना है, जब संदर्भ में व्याकरण रहेगा वो सही रहेगा। गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार व्याकरण को अलग विषय की तरह नहीं बल्कि भाषा प्रयोग के माध्यम से सिखाना चाहिए। चलिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि भाषा अधिगम में व्याकरण का मुख्य कार्य क्या है। यानी जो भाषा अधिगम होता है, जब हम भाषा सीखते हैं, उसमें व्याकरण का मुख्य रोल क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो केवल नियम याद करना नहीं, भाषा को शुद्ध एवं व्यवस्थित बनाना, तो इसका राइट बी आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के साथ व्याकरण को कैसे सिखाया जाना चाहिए, यानी हम व्याकरण को कैसे सिखाते हैं, तो क्या है, रटवाकर अलग विषय के रूप में भाषा प्रयोग के संदर्भ में, यानी देखिए यहाँ पे आ गया भाषा प्रयोग के संदर्भ में। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके के आते हैं। व्याकरण भाषा का क्या माना जाता है, लक्ष्य माना जाता है, रीढ़ या बाधा। तो देखिए ये बाधा नहीं माना जाता है, ये बैकबोन माना जाता है, यानी इसको रीढ़ माना जाता है। आधुनिक भाषा शिक्षण में किस पर बल दिया जाता है, तो ये क्या है, ये संचार एवं प्रयोग पर दिया जाता है। उसके बाद है व्याकरण भाषा अधिगम में किस प्रकार विकसित होता है, तो ये आपका वाचन नहीं, वो लेखन नहीं, भाषा नहीं, यह है चारों भाषा का ये कौशल है। तो आपके एग्जाम में वन लाइनर सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यही कि भाषा के लिए क्या है, व्याकरण है, और भाषा की शुद्धता का आधार क्या है, व्याकरण है। एनसीएफ 2005 में ये संदर्भ आधारित है, तो व्याकरण लक्ष्य नहीं है, याद रखना है आपको, ये संदर्भ में है। अब व्याकरण की शिक्षण विधियां, यानी व्याकरण में जो आपको आगमन विधि और निगमन विधि। अब देखिए बात कर रहे हैं आगमन और निगमन विधि में, तो ये आपके चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे सीटीपी हो,
ये विधि आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको बहुत सारे फायदे यहाँ से होने वाले हैं। यहाँ से सारी चीजें आपकी रिवीजन होती चली जाएगी। अधिगम यानी जो इंडक्टिव मेथड होता है, यानी आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि तो ये है, ये बाल केंद्रित विधि है, याद रखना आपको। ये विशेष से सामान्य की ओर जाने वाली विधि है, यानी पहले क्या होगा, ये विशेष से, यानी ये विशेष से सामान्य की ओर जाएगा। उसके बाद है, और ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, याद रखना। ये उदाहरण से नियम की ओर, यानी ये सारी चीजें को जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सामान्य यानी विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उसके बाद आप इसको सरल से कठिन की ओर। चलिए यहाँ तक हो गया। निगमन विधि क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। अगर आपको आगमन विधि ये हो गया तो आपका निगमन विधि में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें है कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, उदाहरण, फिर उसके बाद अवलोकन करते हैं, फिर विश्लेषण और फिर नियम, यानी आ गया बात उदाहरण से नियम की ओर। जैसे अगर हम उदाहरण देखें कि जो है राम स्कूल जाता है, तो निष्कर्ष क्या है कि पुल्लिंग के साथ, यानी यहाँ पे, तो ये हमारा उदाहरण हो गया। और इसमें गुण क्या होगा, विद्यार्थी सक्रिय रहता है, नियम स्वयं खोजा जाता है, और जो सीखना क्या होता है, ये अस्थायी होता है। उसके बाद है निगमन विधि हमारा हो गया। उसके बाद है अनुकरण विधि में बालक दूसरों का अनुकरण करके भाषा एवं व्याकरण सीखते हैं, यानी यहाँ पे नकल करके। उसके बाद है व्याख्यान विधि, यानी लेक्चर मेथड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शिक्षक विषय की व्याख्या करता है और विद्यार्थी है ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो उसको हम व्याख्यान विधि कहते हैं। तो ये बाल केंद्रित विधि नहीं है, याद रखना है आपको। बाल केंद्रित विधि ये आगमन विधि है। भाषा संसर्ग विधि ये क्या है, तो भाषा संसर्ग विधि क्या होता है, यानी लैंग्वेज कंटेक्ट मेथड, यानी ये है भाषा को उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रयोग द्वारा सिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पे कि बच्चे को बातचीत, कहानी और नाटक ये सब खिलाएंगे। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए इसमें आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर हो गया, और निगमन में नियम से उदाहरण हो गया, अनुकरण में नकल विधि हो गया, व्याख्यान में ये है आपका शिक्षक केंद्रित हो गया, इसलिए इस विधि को नहीं देना है। भाषा संसर्ग में वातावरण प्रयोग का आधारित अधिगम। अब उसके बाद है इस पे जो क्वेश्चन है इस पे भी देख लेते हैं। चलिए कि किस विधि में उदाहरण पहले और नियम बाद में दिए जाते हैं, यानी किस विधि में हम उदाहरण पहले देते हैं और नियम बाद में। तो उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि, याद रखना है। पहले क्या है, पहले उदाहरण है और बाद में नियम, यानी एग्जाम्पल टू रूल, याद रखना है। सामान्य से विशेष की ओर कौन सी विधि है, तो सामान्य से विशेष की ओर ये है निगमन विधि। उसके बाद है व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है, व्याकरण शिक्षण की तो सबसे अच्छी विधि आगमन विधि, इसलिए क्योंकि ये बालक केंद्रित विधि है। अनुकरण विधि का आधार क्या है, तो अनुकरण विधि का आधार है नकल करना। उसके बाद है जो 5 था हमारा भाषा संसर्ग विधि, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसको भी देख लीजिए कि भाषा संसर्ग विधि किस पर बल देता है, तो रटने पे, भाषा प्रयोग पे या टन पे। तो देखिए किस पे है, बच्चों को जो बातचीत कराया जाता है, बच्चों को उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रयोग द्वारा सिखाया जाता है, तो यह है भाषा प्रयोग करके। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब देखिए वाचन के ये प्रकार, जो स्कीमिंग होता है, स्कैनिंग होता है, गहरी पढ़ाई यानी गहरी पढ़ाई होता है, अतिशय अध्ययन। तो देखिए आपसे स्कीमिंग और स्कैनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्कीमिंग और स्कैनिंग से कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो यह है कि स्कीमिंग क्या होता है, तो किसी लेख या पाठ को जल्दी जल्दी पढ़कर उसका मुख्य विचार या सार जानने की प्रक्रिया को स्कीमिंग कहते हैं। तो इससे स्टूडेंट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चा है जो एग्जाम के समय वो क्या कर रहा है, वो जल्दी जल्दी चीजें को पढ़कर वो पूरा जो उसका मेन है उसका सार वो जान गया, तो वो क्या हो गया, वो स्कीमिंग हो गया। यही बात है, यानी इसमें क्या होता है, पूरा पाठ जल्दी पढ़ लिया जाता है, मुख्य बिंदु पर यहाँ पे ध्यान, यानी मेन क्या होता है, जब आप अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे तो जब आपका सीटेट का एग्जाम है जो जब नजदीक आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि आप ये देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, यानी जो मेन जो पॉइंट है आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। समय की बचत होती है और सारे मुख्य विचार का ये ज्ञान मिलता है। इस पे उदाहरण है कि आपके परीक्षा के लिए किसी अध्याय का मुख्य सार जानना, तो आप पूरे अध्याय को जल्दी पढ़कर मुख्य बातों को आप समझ लेते हैं, यानी पूरे पाठ को तेजी से पढ़ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि स्कीमिंग क्या होता है, यानी जल्दी। तो इस तरीके की सीटेट में क्वेश्चन आएंगे। और स्कैनिंग में क्या होता है,
ये किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए जब आप स्कैन करने लगते हैं, यानी पाठ को तेजी से पढ़ने की प्रक्रिया को स्कैनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, विशेष जानकारी, इसमें मेन तथ्य खोज जाते हैं, कीवर्ड पे ध्यान दिया जाता है, एक एक सूचना जल्दी और सटीक मिलती है, जैसे तिथि, नाम, संख्या और स्थान, ये सब क्या है, ये आपको मेन जानकारी। जैसे कि अगर आप अखबार में किसी भी कार्यक्रम क्या करते हैं, उसमें तारीख जानते हैं, तो क्या हो गया, वो आपका जो है मेन यानी कीवर्ड उसका जान गए, विशेष जानकारी जान गए, यानी तो आप पूरा अखबार नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ उस क्या करते हैं, उसका मेन डेट देखते हैं, यानी विशेष जानकारी खोजने के लिए आप तेज नजर यानी पढ़ना आपका हो गया। चलिए उसके बाद है गहरी पद्धति। ये क्या होता है, किसी पाठ को ध्यानपूर्वक बार बार और विस्तार से पढ़कर उसका अर्थ, भाव, भाषा तथा विचारों की गहराई से समझना, यानी गहरी सी बात है, यानी गहराई से, यानी जब आप क्या करते हैं, किसी भी कहानी और पाठ को पढ़ते हैं तो बहुत उसको डीप लेवल में यानी धीरे धीरे और गहराई से आप जब इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो अभी आपको जो डीप लर्निंग करने की जरूरत है, अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। उसके बाद है अतिशय अध्ययन। क्या होता है, ज्ञान, आनंद और सामान्य जानकारी बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में नियमित रूप से विविध विषय का अध्ययन करना, ये आपका अतिशय अध्ययन हो गया। चलिए इसको आप याद कर सकते हैं अच्छे से। चलिए अब देखिए लेखन की प्रक्रिया, क्योंकि आपका ये उपागम होता है, लेखन की प्रक्रिया की उपागम यानी अप्रोच, यानी BICS और एक काल्प, यानी ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो लेखन की प्रक्रिया, लेखन क्या है, तो सबसे पहले अपने विचार एवं भाव, जो आपके अंदर जो अनुभव है, आपके एक्सपीरियंस है, सबको आप जब लिखते हैं तो उसी को यानी उसको व्यक्त करते हैं, तो आपका लेखन कहलाता है। और लेखन की प्रक्रिया कैसे होती है, विचार निर्माण से होती है, प्रारूप लेखन से, संशोधन से, संपादन से और अंतिम लेखन से। अब देखिए लेखन के उपागम, लेखन के कितने उपागम है, तो 2, जहां से क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, BICS उपागम और एक आपका काल्प उपागम। तो देखिए BICS क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है किस तरीके से, उसको भी हम देखने वाले हैं। यह दैनिक जीवन की मौखिक और लिखित संचार कौशल होते हैं, यानी जब आप इसको बोलते हैं और लिखते हैं, यानी आपके दैनिक जीवन की हो गई। उसके बाद है इसमें सरल भाषा, परिचित विषय, त्वरित संचार पर आधारित होता है, और यह प्रारंभिक स्तर के शिक्षार्थियों में विकसित होती है। जैसे जब अपना आप नाम लिखते हैं, घर का पता लिखते हैं, छोटी चिट्ठी यानी जब संदेश लिखते हैं, तो ये सबके सब क्या हो गए, आपके BICS यानी उपागम हो गए। उसके बाद काल्प उपागम क्या होता है, यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, इसमें शैक्षणिक एवं संज्ञानात्मक भाषा कौशल से संबंधित होता है। इसमें आपके अमूर्त विचार विश्लेषण एनालिसिस, यानी इसमें आपका जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाएंगे, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, तो ये आपका, जैसे आप इसमें कब यूज करते हैं, जब कभी आप निबंध लिखना होता है, जब आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, यानी जब आप कहानी लिखते हैं, समीक्षा लिखना। अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, लेखन के उपागम से जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि लेखन की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है, संपादन का होता है, विचार निर्माण का, प्रारूप लेखन का। तो क्या होता है, तो ये आपका विचार निर्माण का। तो देखिए लेखन की प्रक्रिया जो विचार निर्माण है, पहला क्या है, ये विचार निर्माण। तो इस क्रम को आपको सीक्वेंस में याद रख लेना है, क्योंकि पहला पूछा है, दूसरा पूछ देगा, तीसरा पूछ देगा, चौथा पूछ देगा, ये आपको कदम से सजाने को पूछ देगा, दे देगा। तो आपको याद रखना है PTRE, याद रखना है। इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा, PTRE। चलिए काल्प का संबंध किससे है, तो काल्प का वही है जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। निबंध लेखन किस उपागम से है, तो ये आपके शैक्षणिक भाषा कौशल से है। लेखन के अंतिम चरण क्या है, तो वह है क्या है, अंतिम चरणों के उदाहरण कौन है, तो BICS काल्प। चलिए यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये रहा आपका भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन से इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज टीचिंग। तो यही है मूल्यांकन क्या होता है कि जो विद्यार्थी की जो दक्षता होती है, भाषा दक्षता, श्रवण जैसे श्रवण, वाचन, भाषण तथा लेखन में उपलब्धि का पता लगाने और उसे मापने एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं। और इसकी मूल्यांकन का जो उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो इसमें ऑब्जेक्टिव यानी
जब आप किसी एक जो आंसर है यानी एमसीक्यू होना चाहिए। उसके बाद है भाषा मूल्यांकन का आधार यही है शुद्धता, प्रभावता, उच्चता और रचनात्मकता और समझ। और भाषा मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, तो ये निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया है। याद रखना ये क्या है, ये निरंतर एवं व्यापक। और ये केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि एवं कठिनाइयों का पता भी इससे लगाया जाता है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रूप में होता है। और ये जो चारों भाषा है इसमें संपूर्ण कौशल का इसमें विकास होता है। उसके बाद है मूल्यांकन का इसमें महत्व क्या होना चाहिए, भाषा शिक्षण का अधिक प्रभावी एवं सफल बनाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हम सफल मतलब बच्चे को मूल्यांकन का यानी। उसके बाद है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं प्रेरणा का विकास होना, विद्यालय स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम होना, भाषा कौशल को समुचित विकास में सहायक होना। उसके बाद है एक होता है भाषा मूल्यांकन के प्रकार, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य मूल्यांकन होता है। तो आंतरिक मूल्यांकन कौन कौन सा है, तो इसमें कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर किया जाने वाला मूल्यांकन यानी लगातार किया जाने वाला जो मूल्यांकन है वो आंतरिक होता है। यानी जब आप मौखिक प्रश्न पूछते हैं, कक्षा कार्य देते हैं, गृह कार्य देते हैं, तो ये सब क्या है, ये आंतरिक हो गया। बाह्य में क्या हो जाएगा, ये जब आप अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं, वार्षिक परीक्षा लेते हैं, बोर्ड परीक्षा लेते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा लेते हैं, ये आपका बाहरी हो गया। अब देखिए यहाँ से रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव और देखिए और समेटिव और एक निर्णयात्मक, ये भी आपके सीटीपी के भी क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव में क्या होता है, यह कैसे मूल्यांकन है, तो यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके। कैसे कैसे अगर इस पे हम सीटीपी का क्वेश्चन अगर किस तरीके से इस पे आता है कि एक बावर्ची है, खाना बनाने वाला रसोईया है, जो खाना बनाते समय बार बार क्या कर रहे हैं, खाने का टेस्ट ले रहा है। क्यों, जैसे मान लीजिए कि आप टेस्ट लेते हैं नमक यानी कि नमक कम है या ज्यादा है, या इसमें टेस्ट अच्छा है कि नहीं, तो जब लगता है कि कम है तो आप उसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, आप उसको बेहतर बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, यानी रचनात्मक मूल्यांकन उसको ही बोलते हैं। और एक होता है फॉर्मेटिव यानी जिसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, तो ये आपके साल के अंत में होता है, ये अंत में होता है। और एक होता है निर्णयात्मक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक, यानी जब इसमें आप कठिनाइयों का पता लगाते हैं। याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं, बस इतना रखना है कि जो कठिनाइयां होती है उसको पता लगाते हैं, यानी तो इसकी जो थ्योरी है, यानी इसके बाद है निर्णयात्मक और उपचरात्मक। चलिए तो उसको भी देखेंगे, पहले एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। चलिए तो आप इसको तीनों को यहाँ से, जैसे क्या है निर्णयात्मक में क्या होता है, प्रारंभ से पहले यानी यहाँ पे आधार तैयार किया जाता है। और रचनात्मक में क्या होता है, अधिगम को बेहतर किया जाता है। योगात्मक में अंत में यानी कुल उपलब्धि यहाँ से यानी अचीव यानी बताता है। यानी ये तीनों मिलकर प्रभावी भाषा शिक्षण एवं अधिगम को ये सुनिश्चित करते हैं। आज पोर्टफोलियो से, तो देखिए पोर्टफोलियो से आपके 1 मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, ये आपके 1 मार्क्स का आता है। और जहां पे भी पोर्टफोलियो दिखे आपको ये उसको सही टिक लगा देना है। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों के कार्यों का एक सुव्यवस्थित संग्रह होता है जो उसके सीखने की प्रक्रिया, उसकी प्रगति, उपलब्धि, रचनात्मकता एवं प्रयासों को दर्शाता है। यह एक सतत दीर्घकालिक एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन विधि है, यानी जितना भी बच्चे हैं सब सारे बच्चे को पोर्टफोलियो बना कर रखा जाता है कि बच्चे ने क्या क्या अचीव किया, उसके एकेडमिक मार्क्स कितना है, उसके रचनात्मक यानी क्रिएटिव कितना है, तो सारी चीजों का एक फाइल होता है। ये सभी विद्यार्थी का होता है यानी ये व्यक्तिगत होता है। तो बस यही सारी चीजें कि बच्चों का इसमें रिपोर्ट रखा जाता है, यानी बच्चों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिए और इसके प्रकार हो गए कार्य पोर्टफोलियो, मूल्यांकन पोर्टफोलियो और प्रदर्शन पोर्टफोलियो। चलिए और इसमें कोई ज्यादा, एक होता है समग्र मूल्यांकन और एक होता है सतत मूल्यांकन। तो समग्र मूल्यांकन क्या होता है, यह मूल्यांकन विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास, ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि और मूल्य एवं दृष्टिकोण को ध्यान में ये रखकर किया जाता है। और सतत क्या होता है, ये आपके लगातार यानी ये अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर एवं नियमित रूप से विद्यार्थियों को प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया है। चलिए
उसके बाद है, देखिए ये आता है परीक्षण, यानी परीक्षण से, तो परीक्षण क्या होता है, तो देखिए परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, क्षमता, अभिरुचि, योग्यता या उपलब्धि का मापन इसमें हम करते हैं कि बच्चे ने कितना अपना, बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है, कितना कैपेसिटी है, बच्चे ने चीजों को कितना अपना उपलब्धि हासिल किया। तो इसकी यानी व्यक्तिगत परीक्षण, यानी जो इंडिविजुअल जो टेस्ट होते हैं, या परीक्षण एक समय में एक विद्यार्थी पर लिया जाता है, याद रखना है। यानी जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है वो एक व्यक्ति पर एक समय लिया जाता है, याद रखना, एक समय में एक विद्यार्थी पर लिया जाता है। जैसे एक विद्यार्थी की जब जांच करते हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, गहराई से मूल्यांकन, सब अधिक समय पर खर्चीला, यानी जब आप किसी का जब इंटरव्यू लेते हैं तब। मानकीकृत परीक्षण जो कि निगेटिव है, याद रखना है, जहां पे ये देखिए आपको ऑप्शन को गलत करना है। इसमें क्या होता है, यह परीक्षण पूर्व निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है, सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लगाया जाता है, यानी तो इस उसके बाद है आत्मनिष्ठ परीक्षण, यानी सब्जेक्टिव टेस्ट। क्या होता है, इस परीक्षण में विद्यार्थियों से विस्तृत उत्तर लिखवाने की प्रक्रिया की जाती है। और एक होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यानी एमसीक्यू, जिसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यही एमसीक्यू, सही गलत यानी मिलान, ये सब क्या है, ये सही गलत और मिलान कीजिए, ये सब क्या है आपके एमसीक्यू है। चलिए अब देखिए यहाँ से जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण एवं निदानात्मक शिक्षण, यानी यहाँ पे है रिमीडियल और डायग्नोस्टिक। तो देखिए इसमें पहले क्या है, जैसे मान के चलिए कि जैसे कोई बीमार हो जाता है, तो बीमार होते समय जो डॉक्टर है, क्या पहले उपचार करते हैं कि पहले निदान करते हैं, यानी निदान के मतलब पहले कारण जानना, कारण जानना, यानी कठिनाइयों का पता लगाना। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, यानी तो जब कठिनाइयों की पता लगेगा तो उससे हम क्या करेंगे, उससे हम डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, यानी उससे हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी ऐसे शिक्षण जो शिक्षार्थियों की कठिनाई, उनके कारण एवं पृष्ठभूमि की पहचान करके, तो आपको ज्यादा इसमें नहीं रखना है, बस कठिनाइयों को पता लगाना कौन सा है, तो निदानात्मक शिक्षण है। और उसके बाद होता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी रिमीडियल टीचिंग, यानी जब आपके ऑप्शन में कठिनाइयों को दूर किया गया, यानी जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आपको बनेगा, रिमीडियल में एक शिक्षक जो है बच्चों की कठिनाइयों को पता लगाते हैं और फिर कठिनाइयों को पता लगाकर कठिनाइयों को दूर किया गया। तो जब दूर करने की बात हुई, कठिनाइयों को खत्म करने की बात हुई, तो शिक्षक ने कौन सी विधि अपनाई, तो उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग का यूज हुआ। तो इस तरीके की आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इसमें से हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो कि आपका सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें है कि निदानात्मक शिक्षण यानी जो डायग्नोस्टिक टीचिंग होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों को पुरस्कार देना या विद्यार्थियों की कठिनाइयों एवं कारणों का पहचान करना। तो बिल्कुल बात सही है कि जब विद्यार्थियों की हम कठिनाई एवं उनके कारण को पहचानते हैं तो क्या हो गया, हमारा ये निदानात्मक शिक्षण हो गया, यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग हो गया। यानी इसमें क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की, यानी बच्चों की जो सीखने की जो कठिनाइयों को पता लगाया जाता है। तो सही हो गया। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण का कब दिया जाता है, कठिनाइयों की पहचान से पहले, मूल्यांकन के बाद, कठिनाइयों की पहचान के बाद नहीं, जब कठिनाइयों की जब पहचान हो जाती है और पहचान को हम यानी उसकी कठिनाइयों को हम दूर करते हैं। पोर्टफोलियो मुख्यतः किससे संग्रह होता है, तो केवल परीक्षा परिणाम से नहीं, विद्यार्थियों के कार्य प्रगति एवं उपलब्धि से ये पोर्टफोलियो। तो इस तरीके की क्वेश्चन आपके इसमें है कि विद्यार्थियों के जो विविध कार्य होते हैं, परियोजना होते हैं, प्रगति होते हैं, उपलब्धि होते हैं, ये उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद है ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सीसी क्या होता है, में समग्र का अर्थ क्या होता है, यानी इसमें है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो शारीरिक विकास कितना है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास तथा नैतिक विकास, ये सारे यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। इसको याद रखते हैं PCAC से, यानी फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ यानी MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट उदाहरण है, निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ है। ये तो आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा निबंध जब लिखते हैं तब। तो उसके बाद ये सारी चीजें अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो जो क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन को लिया गया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, यही है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को
पता लगाना। कौन सा सतत का समग्र मूल्यांकन यानी सीसी का उपकरण है, तो क्या है इसमें पोर्टफोलियो हो जाएगा आपका। जहां पे पोर्टफोलियो देखेगा आपको। आगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बनता है, पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम निकाला जाता है। हाँ बिल्कुल सही। पहले हम उदाहरण यानी एग्जाम्पल टू रूल आगमन में, और निगमन में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। उसके बाद में कौन सा ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू है, यानी एमसीक्यू ये हो गया। भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाना। भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों की उपलब्धि को पता लगाना। कौन सा, यही है कठिनाइयों का परीक्षण। तो अलग अलग एग्जामों में अलग तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। यही है कठिनाई का परीक्षण, यानी कठिनाई का पता लगाते हैं। उपचारात्मक में क्या होता है, कमजोरियों को दूर करना। देखिए गया ना यहाँ पे विद्यार्थियों की जो कमजोरी है यानी उसकी जो कठिनाइयां हैं उसको दूर करना। बस चीजें थोड़े से ऑप्शन को बदल दिया जाता है, बाकी चीजें सेम होती है। एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव में वही होता है, आपका उत्तर निर्धारित विकल्पों में से एक चुना जाता है। इसी का सिद्धांत क्या है, तो यही है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये हिस्सा होता है। निपुणता परीक्षण कब कराया जाता है, शिक्षा शुरू से करने से पहले इकाई पाठ समाप्त होने के बाद। हाँ तो इकाई या पाठ जब समाप्त हो जाता है तब निपुणता परीक्षण कराया जाता है। चलिए भाषा अधिगम में बीआईसीएस का अर्थ क्या होता है, तो वह है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल हो गया। संरचनात्मक दृष्टिकोण यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल व्याकरण का ध्यान नहीं है, भाषा शुद्ध उच्चारण पर बल देना नहीं है। ये क्या है, भाषा का प्रयोग संप्रेषण के लिए करने की क्षमता को विकसित करना, यानी यहाँ पे क्या होता है, विकसित करना है, ना कि केवल सिर्फ व्याकरण दिया जाता है। चलिए कौन सी विधि भाषा शिक्षण में सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है, तो सबसे अधिक क्या है, ये डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, बिना आपको बिना सिखाए हुए डायरेक्ट एक भाषा से दूसरी भाषा में सिखा दिया जाता है, यानी बिना पढ़ाई के। यानी क्या होता है, इसमें भाषा को सीधे साधे ढंग से बिना अनुवाद के, इसमें कोई अनुवाद नहीं होता है, वस्तुओं चित्रों और क्रियाओं के माध्यम से, यानी इसमें जो चित्र है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इस भाषा को हम सिखा देते हैं। तो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट मेथड कहलाता है। चलिए उसके बाद है व्याकरण शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, तो यही है संदर्भ सहित प्रयोग करवाना। तो है किसी विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करके उन्हें दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए आगे आइए आपके इससे, तो ये आपके उपचारात्मक शिक्षण से, क्योंकि यहाँ पे दूर किया गया है, दूर इस वजह से। नहीं तो अगर कमियों की पता लगाया जाता तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें सिर्फ पता लगाया जाता है बस। उसके बाद है, चलिए इसको भी हम देखते चलेंगे अब, क्योंकि अब एक बार अब सारी चीजों को आपका रिवीजन होगा, आपने क्या चीजें सीखा, तब इसमें आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को एक ही में ऐड किया गया है। चलिए चारों कौशल यानी भाषा का जो चारों कौशल है लैंग्वेज स्किल में से एक नहीं है, तो कौन एक नहीं है, तो देखिए आपका रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, लेकिन आपका जो गाना ये नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का उदाहरण है, यानी इसमें कौन सा एमसीक्यू नहीं है, तो एमसीक्यू ये है, यानी सही गलत हो गया, मिलान हो गया, लेकिन इसमें जो निबंधात्मक प्रश्न है ये क्या है, ये आपके ये नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने में बीआईसीएस और काल्प का क्या दर्शाते हैं, तो बोलना लिखना, सामाजिक भाषा और शैक्षणिक भाषा क्या है, ये जो है आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो स्किल है, ये सामाजिक भाषा और कौशल को दर्शाता है। इसको दर्शाता है ये सामाजिक भाषा कौशल को, और जो काल्प है ये आपके शैक्षणिक भाषा को ये दर्शाता है। चलिए किसी विद्यार्थियों को कठिनाइयों की पहचान करने वाली शिक्षण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये है निर्देशात्मक, यानी इसमें सिर्फ कमियों को पता लगाया जाता है। उसके बाद है उपचारात्मक में क्या होता है, कठिनाइयों को समाधान करना। हाँ इसमें कठिनाई को समाधान यानी जब उसका हम दूर करते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नहीं है, तो सतत यानी कंटिन्यूअस है, समग्र है और समावेशी है, और ये नहीं है, तो जो राइट आंसर ये सी हो जाएगा। तो अब देखिए डिसेबिलिटी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से इसे क्वेश्चन ना बना हो। ये इंस्टीट्यूट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपका दिव्यांगता से पूछा जाता है, यानी डिसेबिलिटी से, जो है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मोर्फिया, अपहेजिया और एडीएचडी, बस इतना ही आपको करना है। तो देखिए डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई, याद रखना है, जब बच्चे को पढ़ने में लिखना, यानी बच्चा जब 6 को जब 9 पढ़ देगा, यानी जैसे बच्चा जो है बी को डी पढ़ दिया और 6 को 9 पढ़ दिया, यानी
ये कैट को ट्रैक पढ़ दिया, यानी इसमें पढ़ने की बातें हुई। तो क्या है, ये पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया कहलाती है, पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया कहलाती है। इसका यानी क्या होता है, इसमें जो भाषा यानी इसमें बचा होता है अक्षरों और शब्दों को पहचानने और समझने में कठिनाई कर देता है। और ये जो है ये क्या एक बीमारी है, इसको कैसे दूर किया जाता है? देखिए, जब आप टीचर बनेंगे तो इस तरीके की जो विद्यार्थी आपकी क्लास में मिलेंगे तो उसको कैसे दूर करेंगे, ये हम के बाद बताने वाले हैं। क्या इस बीमारी है, इस बीमारी को किस प्रकार दूर किया जाता है, क्या उपाय है, क्या ये जीवन भर चलेगा, ये ठीक नहीं होगा, तो सारी चीजों को हम जानेंगे। तो इसमें है डिसलेक्सिया, ये है कि जब बच्चे को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। इसका लक्षण क्या होता है, बच्चा क्या करेगा, शब्दों को उल्टा सीधा पढ़ने लगेगा, सही सही नहीं पढ़ेगा, आसान शब्द भी पढ़ने में कठिनाई, धीरे धीरे पढ़ना, बर्तनी में गलतियां। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चा उल्टा सीधा पढ़ना शुरू कर देगा। तो जब मान के चलिए आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा ऐसी गलती 1 से 2 बार कर रहा है, कोई बार बार कर रहा है, तो कैसे पहचान लाइएगा कि जो बच्चा है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो मान लीजिए कि 1-2 बार हो गया तो बच्चा गलती से पढ़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चा बार बार ये चीजें को रिपीट करेगा, बच्चा बार बार ये गलतियां करेगा, जब बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित रहेगा, तो उसके बाद है, तो जब भी आपको दिखे ये ऐसा लक्षण आपके सीटेट में, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि एक बच्चा जो है पी को टी लिख रहा है, 6 को 9 लिख रहा है, यानी लिखने की बात है, तो वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, यानी वो डिस्ग्राफिया। लेकिन पढ़ने की बात होगी तो डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, ग्राफ पे लिखा जाता है, यानी जब बच्चा इसमें क्या करेगा, अक्षर को टेढ़ा मेढ़ा या अस्पष्ट लिखेगा, धीमी गति से लिखेगा, हाथ में दर्द या थकान होगा, बर्तनी व्याकरण में वो गलतियां कर लेता है। यानी बच्चा यहाँ पे तो पढ़ तो लेता है, लेकिन वो साफ सही और व्यवस्थित तो वो लिख नहीं पाता है। तो अब देखिए, उसके बाद डिस्कैलकुलिया, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे वो गलती करेगा कैलकुलेशन में, मैथ में गलतियां करेगा, यानी यह मैथ और संख्याओं के साथ काम जबकि क्षमताओं को प्रभावित करते हैं, यानी ये संख्या में पहचानने में कठिनाई कर देगा, गिनती या क्रम को समझने में करेगा, जो घटा गुना भाग में समस्या आएगा, समय पैसा और माप में ये सारी चीजें ये गलती करेगा। डिस्मोर्फिया, जैसे इसमें क्या है, इसमें भ्रम वाली स्थिति होती है, यानी जिसे मान लीजिए कि यह एक बॉडी डिस्मोर्फिया, यानी यहाँ पे है कि एक व्यक्ति अपने शरीर के रूप में रंग या किसी एक हिस्से को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, जबकि वो समान है। यानी जैसे ये बच्ची है, ये शीशे में जब देख रहे हैं खुद को तो इसको लग रहा है कि जो मेरा नाक है वो टेढ़ा है, जो कि है नहीं, वो सही है, यानी वो अभी भ्रम में है। यानी जब भ्रम की स्थिति दिखेगी तो डिस्मोर्फिया, यानी जब भ्रम की स्थिति देखेगी तो डिस्मोर्फिया। उसके बाद है अफेजिया, अफेजिया मतलब ये बोलने से, ये बोलने में, यानी बोलने में कठिनाई, शब्द को याद करने में समस्या आएगी, दूसरों की बात समझने में भी आएगी और वाक्य बनाने में कठिनाई आएगी। और एडीएचडी क्या होता है, देखिए इसका तो फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, तो अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, याद रखना है। ये क्या रहेगा, ये बच्चा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ये एक जगह नहीं रहेगा, एक से बार बार कभी यहाँ जाएगा कभी वहां, यानी बच्चा क्लास में एक जगह नहीं रहेगा, बार बार हिलना डुलना और बिना सोचे ये काम करेगा, कार्य पूरा भी नहीं करेगा। यानी जैसे उदाहरण क्या है, कक्षा में बार बार बोलना, कुर्सी से उठना, काम शुरू करके अधूरा छोड़ देना, तो ये क्या है, ये एडीएचडी बच्चे का लक्षण है। चलिए, यहाँ तक की क्वेश्चन आपके एग्जाम में और तो भी देख लेते हैं, याद करने की ट्रिक है। पढ़ाई में डिसलेक्सिया, लिखाई में डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, रूप रंग को लेकर डिस्मोर्फिया, भाषा में अफेजिया, ध्यान गतिविधि में एडीएचडी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, पहली से ये बात है कि ये बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, याद रखना है। एक समय के बाद अगर बच्चे को सही समय, सही माहौल और सही परिवेश हम देते हैं, एनवायरनमेंट सही देते हैं, उस पर बच्चे पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती है। इसका यही एक उपाय है, और ये जन्मजात और ये कोई बीमारी तो ये है नहीं, ये ठीक हो जाता है अपने आप। चलिए, अब देखिए
यहाँ से सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए हर बार अलग अलग एग्जामों में आया हुआ, कब कब आया है, सारी चीजें आपके सामने हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखिए डिस्लेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है, लिखने में है, पढ़ने में, या गणित में, या ध्यान में। तो क्या है डिस्लेक्सिया, क्या है ये पढ़ने में कठिनाई है, यानी जब बी को डी, पी को क्यू बच्चा पढ़ता है, यानी यहाँ पे किताबी को पढ़ना, यानी ये एक क्या है, ये बच्चे को पढ़ने और शब्दों को पहचानने में ये गलती है जब हुआ था। डिस्क्रिप्शन इससे क्या है, गणित में नहीं, लिखने में कठिनाई, हाँ जब बच्चा लिखने में कठिनाई करता है, यानी जब उसकी लिखावट स्पष्ट नहीं रहेगी तब। डिस्कैलकुलिया किससे है, तो ये मैथ से संबंधित है, याद रखना है आपको, मैथ कहाँ है वो सही है। डिस्मोर्फिया यानी भ्रम, जब बच्चा होगा सीखने की क्षमता, शारीरिक बनावट को लेकर अत्यधिक चिंता, यानी हाँ क्या है, जब बच्चा क्या होगा, यानी जैसे इसमें होगा कि व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट, जैसे उसके चेहरा, रंग, नाक, त्वचा को लेकर वो अत्यधिक चिंतित रहेगा, यानी अत्यधिक क्या रहेगा, वो कंफ्यूज रहेगा, भ्रम रहेगा, टेंशन में रहेगा कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो इस सारी चीजें हैं। उसके बाद है अफेजिया, क्या है, ये बोलने यानी भाषा समझने और बोलने में कठिनाई। चलिए तो देखिए ये इस तरीके की सारे आपके एग्जामों में आए हुए ये क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके आप लोग बताएं, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे चैनल का नाम है साइन ट्यूटेड, और यहाँ पे जो आपका सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, यानी यहाँ पे दोनों की जो तैयारी है वो कराई जाती है, और आपको जो डेली क्लास है अब आपको लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपका सीटेट का जो एग्जाम है वो आपका सितंबर 2026 में, अभी आपके पास बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। तो आप लोग, आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, तो आप लोग इसलिए धीरे धीरे करके अपने क्लास को करते रहिए, और डेली यहाँ पे जो आपकी क्लास है वो मिलती रहेगी। और उसके बाद हम जो इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन अब लाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, इस पे बहुत जल्द ही आपको ये समय से ये क्लास मिलती रह जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, और इस तरीके की जो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। चलिए तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।